Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to Unacademy. This is a very important class on American literature and today is the fifth part of the video. So in today's class we will talk about four important writers. Okay? Jack London, Stephen Crane, Charlotte Perkins Gilman and Kate Chopin. आज हम चार राइटर्स को डिस्कस करने वाले हैं. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Vrishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 3 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 1 year of teaching experience. Moreover, I have also topped in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. Now I will talk to you about Unacademy. So Unacademy, as you all know, it is the largest learning platform in India. So if you want to access Unacademy, then first of all, you need to download Unacademy Learning app from Google Play Store. And then you should click on the category of NTA UGC NET. And if you want to take subscription, then you can go for 12 months or 24 months subscription plan. If you use my referral code BRISHTI10, you will get 10% discount in your overall price. And as for the new initiative of Unacademy, you can also use this referral code to unlock your free classes. Okay, so please also do that. एंड दिस आर द करंट प्राइस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि अभी चल रहा है. आप यहाँ पर मेरी रेफरल कोड का यूज कर सकते हो. एंड ये जो प्राइस है दैट इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो अभी के लिए चल रहा है. तो प्लीज आप मेरी रेफरल कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लो. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सब्सक्राइबिंग यूजिंग माई रेफरल कोड. तो प्लीज आप इसको यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लो. ठीक है, ताकि आई कैन ऑल्सो बिगिन माई ओन प्लस कोर्स. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसे मेरी प्लस कोर्स स्टार्ट कर पाऊँ. तो प्लस कोर्स स्टार्ट करने के लिए मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए. तो आप प्लीज मेरी रेफरल कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लो. एंड एक ही कोड से आपके लिए पूरे के पूरे प्लस प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा. आप सभी टॉप एजुकेटर्स के क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो. तो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन यू विल गेट दिस टू ऑप्शन, सिलेक्ट प्लस और सिलेक्ट आइकॉनिक. तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. And upcoming batches for NT UGC NET May 2021 exam has already started. So please take your subscription as early as possible. And using my referral code, you can get access to the classes of all these top educators. तो जरूर आप मेरी कोड को याद रखो और इसे यूज करो. So these are the batches which has already started. Public Administration and Paper 1. उसके बाद है Electronic Science and Paper 1 and also Commerce and Paper 1. तो ये सारी बैचेस स्टार्ट हो चुका है. आप जल्द ही अपना सब्सक्रिप्शन ले लो. एंड दिस इज माय प्रोफाइल इन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. सो प्लीज क्लिक ऑन द फॉलो बटन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम आई विल पोस्ट अ न्यू स्पेशल क्लास. तो जरूर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना. एंड अनअकैडमी हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड फॉर यू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान, जहां पर आपको ये सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल रहा है. पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रहा है. तो प्लस में ये सारी चीज नहीं है, लेकिन आइकॉनिक में ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल है. तो आप जरूर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अडॉप्ट करो. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू विथ 7 स्ट्रक्चर्ड कोर्स. उसके बाद है 6 डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, 2 स्टडी प्लानर, and also SOP and interview preparation, and also 5 preparatory study material both for NTA UGC NET and CSIR UGC NET. तो प्राइस हाइक हो चुका है 1 फरवरी से. ये अभी करंट जो प्राइस चल रहा है इसके अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन जरूर ले लो. So these are the links of the 2 Telegram channels. So please join to get notifications of all important classes, and also these are the names of 2 YouTube channels. तो इनको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लो. यूट्यूब चैनल्स को और टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर लो. एंड अनअकैडमी हैज ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर यू अ कॉम्बैट सेशन जो कि 14 फरवरी होने वाले हैं. ठीक है, 14 फरवरी एट 11 AM ये होने वाला है ऑन पेपर 1. तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है. तो आप मेरी रेफरल कोड का यूज करो इसको अनलॉक करने के लिए. BRISHTI10 रेफरल कोड का आप यूज करो टू अनलॉक द क्लास, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. It will definitely help you to assess your preparation on paper 1.
तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा पेपर 1 का प्रिपरेशन असेस करने में। एंड यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइज इफ यू कैन गेट एक्साइटिंग रैंक्स, यू कैन ऑल्सो विन एक्साइटिंग प्राइजेस। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन अनअकैडमी कॉम्बैट सेशन ऑन 14 February 11 AM। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैक लंडन आज हमारा फर्स्ट राइटर है। जैक लंडन 1876 से 1916 तक उनका टाइमलाइन है। जैक लंडन 1876 से 1916 तक। तो जैक लंडन का पूरा नाम है जॉन ग्रिफिथ लंडन। जॉन ग्रिफिथ लंडन इज हिज फुल नेम। He was the first American to become an international celebrity. Yeah, he was the first American to become an international celebrity. He was born on 12th January 1876 in San Francisco, and he studied at University of California. These are basic biographical details. He wrote a number of articles in school magazine, and dogs and animals are recurring themes in his works. ठीक है, तो वो एनिमल्स के ऊपर ज्यादा लिखते थे। जैसे हमने ब्रिटिश लिटरेचर में आपने देखा टेड ह्यूज एक ऐसा राइटर था। टेड ह्यूज का जितने भी पोएम्स है वहां पर एनिमल्स आर यूज्ड एज अ पर्टिकुलर सिंबल। एनिमल इमेजरी या फिर एनिमल का जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टेड ह्यूज के पोएट्री में। सिमिलरली जैक लंडन का जितना भी वर्क्स है हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि उस वर्क्स में डॉग्स एंड एनिमल्स का, बेसिकली डॉग्स का और काफी सारे एनिमल्स का रेफरेंस बहुत ज्यादा है। सो दैट इज अ फीचर इन जैक लंडन्स वर्क्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हिच अमेरिकन राइटर रोट अबाउट डॉग्स एंड एनिमल्स। तो और व्हिच अमेरिकन राइटर रोट एक्सटेंसिवली ऑन एनिमल इमेजरी। तो ये होगा कि जैक लंडन। ठीक है, और ब्रिटिश लिटरेचर में हमने टेड ह्यूज को आप सभी जानते हो। सो जैक लंडन ये है। नाउ वी मूव ऑन टू जैक लंडन्स इंपॉर्टेंट नॉवेल्स। तो क्या क्या नॉवेल्स है? फर्स्ट नॉवेल है टू बिल्ड अ फायर, पब्लिश्ड इन 1902। टू बिल्ड अ फायर, दिस इज अ पर्टिकुलर नॉवेल। it is not a novel, it is a short story. ठीक है, दिस पर्टिकुलर वर्क टू बिल्ड अ फायर इज ए शॉर्ट स्टोरी। तो क्या है देखो, एन एनोनिमस प्रोटैगनिस्ट एनोनिमस है। ही वेंचर्स आउट इन द सब जीरो बोरियल फॉरेस्ट ऑफ यूकॉन टेरिटरी। तो यूकॉन एक जगह का नाम है और ये जो फॉरेस्ट का लोकेशन है उसका नाम है। तो सब जीरो बोरियल फॉरेस्ट में ही वेंचर्स आउट इन यूकॉन टेरिटरी। तो एनोनिमस प्रोटैगनिस्ट वो वहां पर जा रहे हैं एंड ही इज फॉलोड बाय अ नेटिव डॉग। इज फॉलोड बाय अ नेटिव डॉग जो कि उनका पेट डॉग है। Now he is trying hard to keep himself and his dog alive in the northern cold winter. तो ये यूकॉन टेरिटरी जो जगह है वो बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट में है जहां पर बहुत ही मतलब चिली ठंडा वहां पर है। तो नॉर्दर्न कोल्ड विंटर में सरवाइव करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए एंड ऑल्सो उसके पेट डॉग को बचाने के लिए। तो ही इज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स। फाइनली ही डाइज एंड इट हैज डिफरेंट वर्जन्स ऑफ स्टोरी। तो बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स है स्टोरी का। ठीक है, तो फाइनली ही डाइज। तो क्या होता है कि ये स्ट्रगल करते करते द एनोनिमस प्रोटैगनिस्ट फाइनली डाइज। तो इसका डिफरेंट वर्जन्स है। ये जो मतलब जो फर्स्ट वर्जन पब्लिश हुआ था उनमें ये स्टोरी है और इसका बहुत ज्यादा चेंजेस हम देखते हैं। सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी टू बिल्ड अ फायर। तो फायर देखो टाइटल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फायर इज अ सिंबल ऑफ वार्मथ। तो यहाँ पर हम चिली कोल्ड विंटर की बात कर रहे हैं जहां पर वी ऑल नीड अ फायर टू कीप आवर सेल्व्स वार्म। तो यहाँ पर भी टू बिल्ड अ फायर दैट इज द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, ये सबसे पहली वर्क हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू हिज नेक्स्ट वर्क। तो नेक्स्ट वर्क है कॉल ऑफ द वाइल्ड, पब्लिश्ड इन 1903। कॉल ऑफ द वाइल्ड, ये भी इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एन एनिमल। कॉल ऑफ द वाइल्ड, वाइल्ड इटसेल्फ इज सजेस्टिव ऑफ फॉरेस्ट एनिमल्स। कॉल ऑफ द वाइल्ड, वाइल्ड का कॉल, पब्लिश्ड इन 1903। दिस इज अ नॉवल। ठीक है, पहला एक शॉर्ट स्टोरी था, ये नॉवल है।
सो प्रोटैगनिस्ट देखो, यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट है दैट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, प्रोटैगनिस्ट ही है एक डॉग जिसका नाम है बक। एंड सॉरी, पेट होगा यहाँ पर। तो ही इज द पेट डॉग ऑफ जज मिलर। तो बहुत ही एक पैम्पर्ड, एक ब्यूटीफुल पेट डॉग है बक, ठीक है, जो कि नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट है। तो बक के बारे में ही नैरेटर बता रहे हैं। तो बक इज द प्रोटैगनिस्ट, ठीक है, एक डॉग इज द प्रोटैगनिस्ट। आई थिंक ये आपने भी पहली बार सुना होगा, ठीक है। तो जैक लंडन का इस टाइप का नॉवेल्स है। तो बक किसका पेट डॉग है? ही इज द पेट डॉग ऑफ जज मिलर। Now, his assistant gardener, Manuel, sells the dog to gather money for gambling. किसका असिस्टेंट गार्डनर की हम बात कर रहे हैं? जज मिलर का। तो मिलर का तो बहुत ही फेवरेट था, बहुत ही पैम्पर्ड एक पेट डॉग था बक। लेकिन क्या हो रहा है कि उसके एब्सेंस में उसके जो गार्डनर है, जो गार्डन में काम करता है, वो अपने गैम्बलिंग के पैसे जुटाने के लिए बक को बेच देता है किसी दूसरे पर्सन के पास, ठीक है, जस्ट टू गेन मनी, बिकॉज बक इज अ वेरी हेल्दी, वेल्दी एंड वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग डॉग। तो उसको बेच दिया जाता है। हिज असिस्टेंट गार्डनर मैनुअल सेल्स द डॉग टू गैदर मनी फॉर गैम्बलिंग। नाउ बक्स न्यू मास्टर इज वेरी क्रूअल and he sells Buck to Francois and Perrault, who take him to Alaska and train him as a sled dog. तो बक के मतलब ये असिस्टेंट गार्डनर जिसके पास बक को सेल किया था, तो वो बहुत ही क्रूअल मास्टर है, ठीक है। तो वो फिर से बक को सेल कर रहा है किसके पास? वो बक को बेच दे रहा है टू दिस टू पर्सन्स, फ्रांकोइस एंड पेरियोल्ट। Now they are a typical मतलब business minded person, तो they take him to Alaska and train him as a sled dog. उसको बर्फीली पहाड़, बर्फीली चट्टी में चढ़ना, वहां पर कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे शिकार को पकड़ते हैं, इसके बारे में उसका ट्रेनिंग चल रहा है। अलास्का में उनको ले जाया करते थे ये दोनों जो उसके थर्ड मास्टर ग्रुप है। तो वो बक को लेकर गए अलास्का में टू ट्रेन हिम एज अ स्लेड डॉग। ना उसके साथ बक ही नहीं थे, उसके साथ कुछ और डॉग्स भी थे। तो सारे के सारे डॉग्स को मिल करके वो देखो क्या कम करवाते हैं, आर यूज टू कैरी हेवी लोड्स टू द माइनिंग एरियाज। तो अलास्का में जो माइनिंग एरियाज है वहां पर वो हेवी लोड्स कैरी करने में उनको मजबूर करता है ये सारे डॉग्स को। सो नाउ दैट सिग्निफाइज द टॉर्चर ऑफ द टॉर्चर ऑन द एनिमल्स, ठीक है। तो वो नहीं कर पा रहे, बट स्टिल जबरदस्ती से उनको फोर्स करके हेवी लोड उनको कैरी करवाया जा रहा है थ्रू द टू द माइनिंग एरियाज। नाउ एज ए कॉन्सिक्वेंस व्हाट हैपेंस दैट व्हेन दे आर टायर्ड, जब वो टायर्ड हो गया, उसके पाव डिफेक्टिव हो गया बर्फीली चट्टान के ऊपर चलते चलते, सो दे आर सोल्ड टू अनदर पर्सन। तो देखो एनिमल्स, इट एक्चुअली सिग्निफाइज एक्चुअली सिग्निफाइंग दैट एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट at that point of time when they are useful। जब भी वो यूजफुल नहीं रहते, जब भी उसके साथ मतलब उसके द्वारा जो काम हो सकता था वो नहीं कर पा रहे वो, तब हम उसको सेल कर देते विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी डाउट। तो ये लोग भी देखो उनको यूज कर रहे थे जो हेवी लोड्स है उसको कैरी करने के लिए। बट व्हेन द डॉग्स आर टायर्ड इंक्लूडिंग बक, तो जब वो बहुत टायर्ड हो गए, उसके तबीयत खराब हो गया, उसके पाँव खराब हो गया, फुट सोर हो गया, ठीक है, तो एट दैट टाइम उसको सेल कर दिया गया किसी दूसरे पर्सन की कि चलो ये डॉग सब कोई काम का नहीं है, अब हमें नया डॉग खरीदना होगा, तो उसको सेल कर दिया गया। नाउ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन कॉल्ड थॉर्नटन फाइनली टेक्स बक एंड ही नर्सेस बक बैक टू हेल्थ। बक का जो पोजीशन था उसको वो फिर से बक को वापस कर दे रहा है। And later Buck joins with the group of a pack of wolves. So it is signifying that animals are feeling at home whenever they are within their community, whenever they are inside the forest. तो वो किसी के घर में या फिर किसी दूसरे जगह में वो अच्छे नहीं रह सकते। जहां तक वो अपने कम्युनिटी के साथ है, जहां तक वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ है, वहां तक वो सुरक्षित है। तो बक फाइनली जॉइन्स विद द ग्रुप ऑफ ए पैक ऑफ वुल्व्स एंड ही स्टार्ट स्टेइंग इन द फॉरेस्ट। तो ये एक लेजेंडरी स्टोरी है। दिस लेजेंड इज नोन एज द घोस्ट डॉग ऑफ अलास्का बिकॉज एक्चुअली बक किल्स अ पर्सन,
ठीक है, तो इसलिए उसको घोस्ट डॉग कहा जाता है, घोस्ट डॉग ऑफ अलास्का। एंड इस नॉवेल का एक सीक्वल था जिसका नाम है व्हाइट फैंग, पब्लिश्ड इन 1906। व्हाइट फैंग, ठीक है। ये बेसिकली दोनों इंपॉर्टेंट वर्क्स है जैक लंडन का। Now we move on to our next important writer, that is Stephen Crane। 1871 से 1900 तक उनका टाइमलाइन है। स्टीफन क्रेन, तो कौन है स्टीफन क्रेन? सबसे पहले वी विल लुक एट हिज बायोग्राफिकल डिटेल्स। तो स्टीफन क्रेन, ही वाज एन अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, and he was born on 1st November 1871 in New Jersey. So he is so talented that he started writing at the age of 4। देखो आप इमेजिन करो कि 4 वर्ष की उम्र से वो लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। एंड स्टडीड एट साइराक्यूज यूनिवर्सिटी बट लेफ्ट टू बिकम अ राइटर। तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने तो गए थे लेकिन बिना डिग्री लिए ही वो यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया टू फोकस हिज करियर एज अ राइटर। सो बोथ रियलिस्टिक एंड नेचुरलिस्टिक राइटर, तो दोनों ही क्वालिटी उनके राइटिंग के अंदर है, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। अब स्टीफन क्रेन का दो ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है। सबसे पहले जो वर्क है दैट इज मैगी अ गर्ल ऑफ द स्ट्रीट्स। मैगी अ गर्ल ऑफ द स्ट्रीट्स, पब्लिश्ड इन 1893। तो ये कौन सी वर्क है? सो इट वॉज पब्लिश्ड अंडर द स्यूडोनिम जॉनस्टन स्मिथ। तो ये आप याद रखना कि स्टीफन क्रेन का स्यूडोनिम था जॉनस्टन स्मिथ। नाउ मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है जिमी। जिमी इज द प्रोटैगनिस्ट हु इज सेव्ड बाय हिज फ्रेंड पीट एंड कम्स होम टू हिज सिस्टर मैगी एंड हर ब्रदर टॉमी। तो जिमी के फैमिली की बात हो रहा है कि जिमी इज द प्रोटैगनिस्ट जिसको उसके एक दोस्त ने सेव करता है किसी फाइट, मतलब विद इन सम फाइट एक्चुअली जिमी इज गॉट, तो वहां से उसे बचा कर ले आता है उसके दोस्त। एंड वो पीट के घर में आ रहे हैं टू मीट पीट सिस्टर मैगी एंड हर ब्रदर टॉमी। तो इनके साथ जिमी का मुलाकात हो रहा है। नाउ जिमी ग्रेजुअली बिकम्स अ सिनिकल एग्रेसिव यूथ, वर्क्स एज अ टीमस्टर। तो वो टीमस्टर की तरह काम करने लगे एंड ही बिकम्स अ सिनिकल एंड एग्रेसिव मैन, ठीक है। तो जिमी का जो डेवलपमेंट है दैट इज एक्चुअली एज अ सिनिकल एंड एग्रेसिव मैन। नेक्स्ट क्या है? मैगी बिगिंस टू वर्क इन ए शर्ट फैक्ट्री। तो मैगी कहां पर वर्क कर रहा है? मैगी एक शर्ट फैक्ट्री में वर्क कर रहा है। हाँ, तो टीमस्टर जो जॉब है, बेसिकली टीमस्टर जॉब इज एक्चुअली रेफरिंग टू द जॉब ऑफ a person who actually lead a group of animals, ठीक है। तो मतलब कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स को लीड करने के लिए जो एक ग्रुप लीडर होता है उसको हम कहते हैं टीमस्टर। तो जिमी वर्क्स एज अ टीमस्टर and Maggie begins to work in a shirt factory and tries to woo Pete, who is a bartender। तो पीट क्या काम करता है? पीट एक बारटेंडर का काम करता है एंड मैगी उसको ऊ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बारटेंडर, हाँ, तो मैगी उसको ऊ करने की कोशिश कर रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बारटेंडर? एक्चुअली बारटेंडर मीन्स कि जो बार में काम कर रहा है। हाँ, तो बार से आया है बारटेंडर, जो मतलब बार का अटेंडेंट है, इन दैट सेंस आप कह सकते हो। तो मैगी तो एक शर्ट फैक्ट्री में जॉब करना स्टार्ट किया एंड वो पीट को ऊ करना स्टार्ट किया। पीट कौन थे? पीट एक बार में काम कर रहे थे, बार का एक अटेंडेंट था जिसको हम कहते हैं बारटेंडर, ठीक है। फाइनली नेली कन्विंसेस पीट टू लीव मैगी। नेली इज पीट्स न्यू गर्लफ्रेंड, तो वो पीट को कन्विंस कर रहा है कि आप मैगी को भूल जाओ। एंड मैगी इज रिजेक्टेड बाय हर मदर एंड बिकम्स अ प्रोस्टिट्यूट। मैगी का लाइफ बहुत ही ट्रेजिक है। मैगी फॉल्स इन लव विथ पीट, बट व्हेन नेली कम्स इन पीट्स लाइफ, पीट एक्चुअली नेग्लेक्ट्स मैगी एंड Nelly convinces Pete actually to leave Maggie, and finally Maggie is also rejected by her mother, so she has to become a prostitute. And later Jimmy tells his mother that she is dead. तो ये बेसिकली स्टोरी है कि कैसे मैगी का डेवलपमेंट हो रहा है। मैगी अ गर्ल ऑफ द स्ट्रीट्स, तो ये स्टीफन क्रेन का फर्स्ट वर्क है एंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है।
ठीक है, क्लियर है मैगी का प्लॉट लाइन। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्क। नेक्स्ट वर्क है द रेड बैज ऑफ करेज। द रेड बैज ऑफ करेज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। द रेड बैज ऑफ करेज पब्लिश्ड इन 1895। ये दोनों ही बेसिकली स्टीफन क्रेन का इंपॉर्टेंट वर्क है। एक तो है, हमने बात की, मैगी अ गर्ल स्ट्रीट्स, एंड सेकेंड नॉवेल है द रेड बैज ऑफ करेज। So this particular novel is based on an American Civil War. अमेरिकन सिविल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया है। तो मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है हेनरी फ्लेमिंग, हु इज एसोसिएटेड विद द यूनियन आर्मी। तो वो एक सोल्जर है, हेनरी फ्लेमिंग। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि व्हेन ही इज फाइटिंग इन दैट पर्टिकुलर बैटल, तो ही सडनली फ्लीज फ्रॉम द बैटलफील्ड। वो भाग कर आ रहे हैं। क्यों वो भाग कर आ रहे हैं? क्योंकि वो रियलाइज कर रहा है दैट दे आर गोइंग टू लूज द बैटल। समहाउ उसको लगने लगा है कि हम सब बैटल हार जाएंगे। तो हारने के जो डर है वहां, इसलिए वो वहां से भाग रहे हैं। हेनरी फ्लेमिंग ही इज जस्ट फ्लीइंग एज ए कावर्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड। बट लेटर व्हाट हैपेंस दैट एक्सीडेंटली दे फाइनली विन। वो जीत जाते हैं बैटल में। तो उनका जो आशंका थी वो गलत हो गया, एंड फाइनली दे विन्स। नाउ हेनरी फ्लेमिंग इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी अशेम्ड कि मैं क्यों वापस चली आई। आई कैन ऑल्सो रिसीव अ ग्लोरियस स्टेटस एज अ मेंबर इनसाइड द बैटल। मैं क्यों यहाँ से वापस चली आई, वो बहुत ही अफसोस कर रहा है, एंड ही फील्स असेम्ड। तो ही इज वॉन्डरिंग ग्रेजुअली, एंड ही नाउ मीट्स विद द वुंडेड सोल्जर्स इन द बैटल, जो कि वाकई में फाइट किया, एंड दे आर वेरी वेरी वुंडेड। तो हेनरी फ्लेमिंग उन लोगों के साथ मीट कर रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस दैट, ये तो एक बैटल हो गया, एंड हेनरी इज वेरी वेरी सैड कि वो इसका हिस्सा बनते हुए भी वो छोड़कर चले आए बैटल को। नाउ लेटर एक दूसरा बैटल स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट, मतलब सिविल वॉर मीन्स अ सीरीज ऑफ बैटल्स, राइट। तो नेक्स्ट बैटल में हेनरी सर्व्स एज अ हीरो। वो हीरो की तरह काम कर रहा है, एंड फाइनली ही रिसीव्स अ रेड बैज, मतलब ही नीड्स अ रेड बैज टू प्रूव हिज करेज। तो यहाँ पर रेड जो बैज है दैट इज एक्चुअली साइन ऑफ ब्रेवरी। तो देखो, रेड कलर को हम बहुत सारे सिंबल्स के साथ एसोसिएट करते हैं। रेड कलर इज अ कलर ऑफ डेंजर, रेड इज अ कलर ऑफ लव, एंड यहाँ पर रेड बैज जो दिया जाता है दैट इज एक्चुअली एन ऑनररी गिफ्ट टू दोज सोल्जर्स हु हैव फॉट ब्रेवली। तो ये उसके करेज के लिए एक गिफ्ट काइंड ऑफ है, ठीक है। तो इसको मिलने के लिए वो एक हीरो की तरह सर्व कर रहा है नेक्स्ट बैटल में, ताकि उसको भी ये रेड बैज मिल जाए एज अ टोकन ऑफ हिज करेज। क्लियर है? तो ये दोनों राइटर्स हो गया, और दो राइटर्स बाकी है, तो बहुत ज्यादा वर्क्स नहीं है, ठीक है। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट राइटर, आई वांट टू टेल यू अगेन दैट दिस इज माय प्रोफाइल इन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो आप जरूर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, ताकि आपको सभी के सभी क्लासेस का नोटिफिकेशंस मिल जाए, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आज वीडियो को देख रहे हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मैं आपके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकती। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आज वीडियो को देख रहे हो, प्लीज मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, एंड ये जो मेरी रेफरल कोड है इसको जरूर यूज करना टू गेट योर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो टू अनलॉक योर फ्री क्लासेस, ठीक है। तो इसको करने के लिए जरूर मेरी रेफरल कोड का यूज करना टू अनलॉक द फ्री प्लान एंड ऑल्सो टू टेक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वेन एवर आई कैन बिगिन माई प्लस कोर्स, आप जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन लोगे उतना ही जल्दी आई कैन बिगिन माई प्लस। तो बिफोर दैट यू कैन यूज माई रेफरल कोड टू गेट एक्सेस टू द क्लासेस ऑफ ऑल दिस टॉप एजुकेटर्स। तो एक ही कोड से आपके लिए जो भी टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी में बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, सभी के क्लासेस आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो एक ही कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप सभी के क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। तो प्लीज माय रेफरल कोड को यूज करके आप जरूर सब्सक्रिप्शन ले लो, एंड इसको ही यूज करो टू अनलॉक योर फ्री प्लान, ओके। तो यही आप सबके लिए एक मैसेज है, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट राइटर, दैट इज शार्लोट पर्किंस गिलमैन। शार्लोट पर्किंस गिलमैन का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है येलो वॉलपेपर, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट। तो 1860 से 1935 तक उनका टाइम लाइन है, शार्लोट पर्किंस गिलमैन का, ठीक है। तो कौन है? सबसे पहले वी विल लुक एट हर बायोग्राफिकल डिटेल्स। तो शी वॉज born on 3rd July 1860 इन हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट। कनेक्टिकट में शी वॉज born एंड ही suffered फ्रॉम postpartum डिप्रेशन। ये एक टिपिकल मेंटल स्टेट, मतलब मेंटल प्रॉब्लम है।
क्या होता है बेसिकली कि आफ्टर डिलीवरिंग बेबी द न्यू मदर इज एक्चुअली फीलिंग दैट काइंड ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये बहुत कम होता है, लेकिन होता है किसी किसी पर्सन के लिए कि आफ्टर डिलीवरिंग द चाइल्ड द न्यू मदर इज एक्चुअली फीलिंग दैट काइंड ऑफ डिप्रेशन, तो उसको कहते हैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, शॉर्ट में कहते हैं पीपीडी। पीपीडी। तो Charlotte Perkins Gilman is also a victim of postpartum depression after the birth of her daughter. Now she attended 7 different schools and उसकी autobiography है The Living of Charlotte Perkins Gilman। Okay? तो ये जो उनके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसको ही लेकर उन्होंने एक ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी लिखा था दैट इज ऑल्सो एनालाइज्ड इन दैट कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। तो वो है द येलो वॉलपेपर। ठीक है, तो येलो वॉलपेपर पब्लिश्ड इन 1892, यही उनका सबसे फेमस शॉर्ट स्टोरी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। तो क्या प्लॉट लाइन है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट इज टॉकिंग अबाउट द पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेल्ड बाय अ मदर हु हैज जस्ट डिलीवर्ड हर बेबी। तो सेम कॉन्टेक्स्ट है एंड in that particular short story the doctor advises the lady to take rest in a room for long hours। तो क्या एडवाइस डॉक्टर दे रहा है कि आप एक ही रूम में ज्यादा से ज्यादा घंटे तक आप रेस्ट करो अपनी। ठीक है, नाउ इन हर रूम देयर इज a yellow wallpaper in front of her। उसके आंखों के सामने एक येलो वॉलपेपर है उसके रूम में। ठीक है, नाउ शी इमेजिन्स दैट अ वुमन इज ट्रैप्ड इनसाइड द वॉलपेपर एंड ट्राइज टू लिबरेट हर। तो उसके मतलब जिस घर में वो सो रहे थे उस घर में एक येलो वॉलपेपर है। ना वो इमेजिन कर रहे कि इस वॉलपेपर के भीतर एक वुमन इज ट्रैप्ड and she is struggling to come out of that particular wallpaper, and now this particular woman is trying to liberate that woman who is inside that wallpaper। तो ये उनको एक illusion हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि at the end she tears down the wallpaper and sets the imaginary lady free। So this is the concluding lines. I kept on creeping just the same, but I looked at him over my shoulder. I had to creep over him every time। ठीक है, तो ये जो कंक्लूडिंग लाइन्स है ये क्वेश्चन में शायद एक बार आया था नेट में कि ये कंक्लूडिंग लाइन्स कौन से शॉर्ट स्टोरी का है। तो शार्लोट पर्किंस गिलमैन का शॉर्ट स्टोरी है ये द येलो वॉलपेपर, जिसका ये लास्ट लाइन्स है। नाउ येलो पेपर ये एक अलग सा नॉवेल है रिटन बाय स्टीव स्मिथ। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो। येलो वॉलपेपर है एक शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शार्लोट पर्किंस गिलमैन एंड येलो पेपर इज अ नॉवेल रिटन बाय स्टीव स्मिथ। वो एक अलग राइटर है। ठीक है, उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन टाइटल ऑलमोस्ट सेम है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शार्लोट पर्किंस गिलमैन क्लियर है, तो ये राइटर हो गया। नाउ वी मूव ऑन टू केट चॉपिन, जिसके दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्क है द अवेकनिंग एंड स्टोरी ऑफ एन आवर। वेरी इंटरेस्टिंग 2 स्टोरीज। तो केट चॉपिन का टाइमलाइन है 1850 to 1904। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट हर बायोग्राफिकल डिटेल्स। तो क्या है बायोग्राफिकल डिटेल्स? शी इज एन अमेरिकन फेमिनिस्ट राइटर। शार्लोट पर्किंस गिलमैन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ फेमिनिज्म। She is an American feminist writer and she was born on 8th February 1850 in St. Louis. After marriage, she moved to New Orleans. Okay? She studied at Sacred Heart Academy. ये छोटा information है। She lost her husband and earned money for her son through writing. Writing ही उनका profession बन गया। And उसके वर्क्स के जितने भी कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हु चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स। है, तो ये उनके नॉवेल्स का या फिर उनके वर्क्स का ये फीचर है कि जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने पोर्ट्रे किया दे आर ऑल वेरी रिबेलियस एंड वेरी अनकन्वेंशनल इन नेचर। ठीक है, you will quickly get an instance of that particular character in this particular work, Story of an Hour। ये बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, Story of an Hour पब्लिश्ड इन 1894। बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइन है। ओरिजिनली पब्लिश्ड एज ड्रीम ऑफ एन आवर, ये टाइटल से पब्लिश हुआ था ड्रीम ऑफ एन आवर। सो इट इज द स्टोरी ऑफ अ वुमन लुई मेलार्ड। लुई मेलार्ड इज द नेम ऑफ द लेडी
who hears from her husband's friend Richards that her husband Brentley is supposedly dead in a road accident. अब देखो क्या हो रहा है कि ये एक दिन एक घंटे का स्टोरी बता रहे हैं कि जब एक वुमन के पास ये न्यूज आए, उसके हस्बैंड के जो दोस्त थे वो उनको इन्फॉर्म किया कि सपोज उनके हस्बैंड रोड एक्सीडेंट में मारे गए और ये गेस कर रहा है कि वो ब्रेंटली ही है। तो ये न्यूज उनको आए। अब देखो नेचुरल रिएक्शन क्या होना चाहिए कि आफ्टर लिसनिंग दैट हिज सॉरी हर हस्बैंड इज ऑलरेडी डेड, द वाइफ मस्ट स्टार्ट लैमेंटिंग। ठीक है, उनको लैमेंट करना चाहिए, उनको रोना चाहिए। बट दैट इज द रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्कल ऑपरेशन, कि जो चीज हम कहते हैं हमेशा कि मैरिज इज अ टूल टू ऑपरेस वीमेन अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट क्रिटिक्स। तो ये हमने फेमिनिज्म की क्लास में भी बात की थी। तो मैरिज अगर एक ऑपरेशन का टूल है, तो जब ये वुमन सुनता है, ये लुई मेलार्ड जब सुनता है कि उसके हस्बैंड अब जीवित नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड शी एक्चुअली फील्स लिबरेटेड। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो पैट्रियार्की का जो बाउंडरी था एंड मैरिड वुमेन का जो बाउंडरी होता है, मतलब ये आप सभी ने सुना होगा शायद कि बहुत पर्सन ये कहते हैं कि हाँ ये करने का ड्रीम था बट अर्ली मैरिज हो गया इसलिए आफ्टर मैरिज नहीं कर पाए। तो मैरिज के बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं वुमेन के ऊपर कि आप अपने चॉइस को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, आपको फैमिली के बारे में सोचना है, आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है। तो ये जो एक प्रेशर आ जाते हैं दैट इज एक्चुअली ऑपरेसिंग वुमेन कि विद इन अ बाउंडरी ऑफ रूल्स, विद इन अ बाउंडरी ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। अब जब देखो जो मेल पैट्रियार्कल हेड है उसके घर का, दैट इज हर हस्बैंड, तो वो जब मतलब ये न्यूज जब आ रही है कि हर हस्बैंड इज डेड, तो द वुमन फील्स वेरी वेरी हैप्पी। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो नाउ आई एम फाइनली फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉन्डेज ऑफ मैरिज, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन सप्रेशन, यहां से मैं अभी फ्री हूं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेंटली के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, शी हैज नो एनिमोसिटी फॉर ब्रेंटली, ऐसा कुछ नहीं है। बट स्टिल इंस्टेड ऑफ ग्रीफ शी फील्स हैप्पी एज शी इज लिबरेटेड नाउ। तो ऐसी बात नहीं कि उसका हस्बैंड बहुत टॉर्चरस है, बहुत क्रूवल थे, वो हैप्पीली ही मैरिड थे, लेकिन फिर भी उसको दुख नहीं हो रहा, उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो किसी एक पॉइंट में मैरिड वुमेन के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस होता है वो चलो मेरे ऊपर से हट गया, तो नाउ आई एम फ्री, दैट इज अ ग्रेट लेवल ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है, नाउ देखो व्हाट हैपेंस कि शी इज शॉक्ड टू सी ब्रेंटली अलाइव एंड डाइज इंस्टेंटली आउट ऑफ हार्ट अटैक। तो वो तो एक घंटे बड़ा मजे में रहता है उस वुमन कि चलो फाइनली आई एम लिबरेटेड। बट लेटर व्हेन ब्रेंटली कम्स आफ्टर 1 hour, सो द वुमन रियलाइजेस दैट इट इज अ फॉल्स न्यूज, वो ब्रेंटली नहीं था, वो कोई और पर्सन था। तो जब ब्रेंटली जीवित होकर उसके सामने आ रहे, शी इज सो शॉक्ड दैट शी डाइज आउट ऑफ हार्ट अटैक। तो देखो उसके हस्बैंड जीवित है, ये देखकर उनका हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि उसको फिर लगने लगा कि जो फ्रीडम की बात मैं इमेजिन कर रही थी वो फ्रीडम फिर से मेरे पास से चला गया एंड नाउ आई विल अगेन हैव टू एंड्योर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो दैट इज अ स्ट्रेंज शॉक टू दिस वुमन एंड आउट ऑफ शॉक शी एक्चुअली डाइज। तो शॉक किस लिए है कि उसके हस्बैंड जीवित है। So it shows that how each woman has a desire to come out of the male chauvinistic world and establish themselves as separate individuals. तो ये यही बात को साबित कर रहा है कि हर वुमेन के अंदर ये एक ख्वाहिश होता है, लेकिन दो दे आर हैप्पीली मैरिड, दो दे आर हैप्पी कपल, बट फिर भी उसके अंदर ये एक ड्रीम होता है कि आई विल एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज सेपरेट इंडिविजुअल, माई आइडेंटिटी शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद माई हस्बैंड्स आइडेंटिटी। ये डिजायर हर वुमन के अंदर है, यही साबित कर रहा है दिस पर्टिकुलर स्टोरी। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वर्क है द अवेकनिंग, पब्लिश्ड इन 1899। द अवेकनिंग, सो दिस इज अ नॉवेल विच इज सेट इन न्यू ऑर्लियंस। नाउ मेन कैरेक्टर का नाम है लियोन पॉन्टेलियर एंड लियोन पॉन्टेलियर इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो वो अपने फैमिली के साथ समर वैकेशन स्पेंड करने जा रहा है ऑन ग्रैंड आइलैंड में। बेसिकली वो समर वैकेशन स्पेंड करने जा रहे हैं एंड दे स्टे एट अ रिसोर्ट ऑफ रॉबर्ट लेबर्न। रॉबर्ट लेबर्न उस रिसोर्ट का मालिक है, वहां पर जाकर वो रहता है। नाउ एडना इज द वाइफ ऑफ लियोन पॉन्टेलियर। तो एडना's फ्रेंड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स हर ऑफ हर ड्यूटीज एज एन आइडियल वाइफ एंड मदर। देखो उसके खुद के फ्रेंड जो भी एक फीमेल है, तो वो एक दूसरे फीमेल को बता रहे कि हाँ चलो मैरिज ऐसा इंस्टीट्यूशन है, सो दैट
signifies the level of subjugation or the level of ऑपरेशन विच गोज ऑन वुमेन। तो ये जो जेंडर रोल्स है ये हमारे दिमाग में ऐसे तरीके से इंस्टिल हो गया कि इवन वीमेन आर नॉट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट। एंड देखो एडना का जो दोस्त है वो भी एक फीमेल है, तो वो ही उसको बता रहे हैं कि हाँ मैरिड वुमेन को तो ऐसे ही बिहेव करना है, आइडियल वाइफ का ये कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि एक्चुअली में पैट्रियार्की का सेटअप पैट्रियार्की द्वारा सेट किया गया नॉर्म्स है, तो उनको ही फॉलो करने को कह रहा है एक फीमेल दूसरे फीमेल को। सो दैट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ मतलब आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus किस तरीके से काम कर रहा है। तो एडना फॉल्स इन लव विथ रॉबर्ट बट ही लीव्स द प्लेस थिंकिंग ऑफ इट्स डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस। रॉबर्ट मीन्स जो उस होटल का मालिक है। तो एडना हैज फॉलन इन लव विद दैट मैन, लेकिन रॉबर्ट ये सेंस कर रहा है कि ये बहुत एक डिजास्ट्रस चीज होने वाला है, क्योंकि एडना इज ऑलरेडी मैरिड एंड आई एम जस्ट अ होटल मैनेजर। तो इसके साथ तो मतलब रिलेशनशिप बनाना मतलब एक डिजास्टर को इन्वाइट करना। तो रॉबर्ट फाइनली लीव्स द प्लेस। Now the Ponteliers return to their hometown and Lyons goes to New York for business. तो बिजनेस के लिए वो जा रहे हैं। नाउ एडना फील्स लिबरेटेड, स्टार्ट्स फ्लर्टिंग विद एरोबिन बट इट एंड्स अब्रप्टली। So she also meets a gifted pianist Mademoiselle Reyes who is in close contact with Robert, जिसके साथ बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट थे रॉबर्ट का, तो उसके साथ मीट कर रहा है। Now Reyes reveals that Robert is missing her so much, तो रॉबर्ट उसको भूल नहीं पाए, ये एडना को बता रहे हैं वो पियानिस्ट। So finally Robert comes to New Orleans to meet Edna, and उसके बाद क्या हो रहा है कि from his letters it is revealed that he has engaged in this relationship only to shame her as she is a married woman। तो एडना बाद में ये जान पा रहे हैं कि रॉबर्ट का जो इंटेंशन है वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, लेकिन वो किस लिए इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुआ है ताकि उसको सबकी आंखों के सामने एक अशेम्ड किया जा सके बिकॉज शी इज अ मैरिड वुमन। So finally, Edna commits suicide by drowning herself in the waters of Gulf of Mexico, where she first met Robert। तो अपने सुइसाइड से ये नॉवेल वो एंड करता है। ओके चलो, so that is the end of today's class. Please follow my profile to get notifications of all important classes, and this is my referral code. Please use it to get 10% discount in your overall price. And as per the new initiative of Unacademy, you can also use this referral code to unlock your free classes. So please also do that, and please subscribe to the YouTube channels to get notifications of all important classes. So these are the links of the 2 YouTube channels and these are also the links of the 2 Telegram channels. तो आप जरूर join करो notifications के लिए. And thank you all students. Thank you for watching the video. We will meet soon in our next class. Have a nice day. Bye bye and good night.